सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर देंगी। इसको लेकर केंद्र की तैयारियां जहां जोरों पर हैं, वहीं इस बार भी बजट से आम से लेकर खास लोगों को खासी उम्मीदें हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव और 2024 के आम चुनाव से पहले का यह बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। इस बजट में राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाए, महंगाई से आम आदमी को कैसे निजात दिलाई जाए और घर खरीदारों के लिए छूट के दायरे पर सरकार का क्या रुख रहेगा, इसके साथ ही सरकार अपने खर्चों को लेकर किस तरह की योजना बनाती है, साथ ही सरकार राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। इसके अलावा सैलरीड वेतन पाने वाले लोगों को भी इस बार के बजट से खासी उम्मीदें हैं, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स, होम लोन के लिए छूट की सीमा में बढ़ोतरी के साथ कई तरह की रियायतें शामिल हैं। जानकारों की माने तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना काल में प्रभावित हुए उद्योग धंधों को पटरी पर लाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर बड़ी धनराशि की भी दरकार है। और इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है, जिसमें अर्थशास्त्री आकाश जिंदल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मार्केट एक्सपर्ट राजन गोयल जी, कांग्रेस नेता मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन आई सिंह और वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक जी शामिल हैं हमारे साथ। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास में आऊंगा। कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण बजट, चुनावी बजट, 9 स्टेट्स में चुनाव है, उम्मीदों भरा बजट, नजरें आपकी सरकार पर, वित्त मंत्री पर। बिल्कुल भूपेश जी, आपने देखा होगा कि हम चुनाव के ऊपर इतना विशेष ध्यान नहीं देते कि चुनाव है या नहीं है। हमें विशेष ध्यान रहता है अपने देश का, अपने देश की जनता का। तो पिछले बार भी जो हमारा बजट आया था उस टाइम भी हमने सबका ध्यान रखा था, और इस बार भी हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बजट बनाया गया है उसमें जो सर्विस वाले हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, बिजनेस वालों का भी रखा जाएगा, और आम बिजनेस छोटे पूड़े जो भी है उनका भी रखा जाएगा। और सबसे बड़ी आ जाती है टैक्स लिवेस में। तो टैक्स लिवेस में भी अब की बार लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उन्हें लगे कि हाँ, सरकार ने हमें भी कुछ दिया है। तो सरकार जो बजट लेके आएगी बहुत अच्छा लेके आएगी, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो जैसी है बनी रहे। क्योंकि हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे जो पड़ोसी 2 देश हैं उनकी स्थिति सरकारों ने क्या कर दी है, मगर हमारे देश में इतना बड़ा कोरोना का एक महामारी आई, जब सारे धंधे चौपट हो गए, सरकार की सारी आय बंद हो गई, फिर भी सरकार ने कहीं से कहीं कमी नहीं आने दी। और इवन भूपेश जी, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 80% देश की जनता को, जिसको कहेंगे 80 करोड़ लोगों को, फ्री ऑफ राशन 8 दिन तक दे रही है सरकार। तो इसको भी जो है ना, अब सरकार ने उसको दायरे में लाके और पूरा तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो इसे कहते हैं सरकार का एक बजट सही और तरीके से सरकार उसको मेंटेन। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। उनका कहना है तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर है। क्या कहते हैं मनोज तिवारी, कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है? आकाश जिंदल, बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, 365 दिन चुनावी मूड में रहने वाली सरकार, आगामी 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाएंगे, और जो तजुर्बा है विगत 8 वर्षों का इस सरकार का, राजकीय संचित कोष उसका दिवाला निकल रहा है। दूसरी बात, बेरोजगारी दर बढ़ी है। आज सरकार की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे मुझे याद है कि बिल क्लिंटन के समय में जो अमेरिका की वित्तीय स्थिति हुई थी, उस स्थिति की कमोबेश पुनरावृत्ति से देश में इस सरकार के द्वारा की जा रही है। राजकीय कोष घाटे को कम करने की खातिर और जो रेपो रेट है या जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको मेंटेन करने की खातिर सरकार को बेचना पड़ रहा है। जो हमने खरीदा था उसको सरकार बेच रही है। एक बात मैं आपको और भी कहना चाहता हूं, जो आम आदमी है, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, संतुलित बजट और संतुलित व्यापार और संतुलित आर्थिक स्थिति, तीनों का समन्वय होना चाहिए। परिस्थिति ऐसी है
कि बाजार में जो आम आदमी है उसके पास खर्च करने की क्षमता उसकी कम हो चुकी है, वो घट चुकी है, उसके पास पैसा नहीं है। जब तक भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश में जब तक निम्न वर्गीय लोगों को, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको उनकी खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी नहीं होगी, उनके हाथ में सीधा पैसा नहीं आएगा, बाजार में पैसे का फ्लो नहीं होगा, तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रह सकती है। लोगों की जेब में पैसा खत्म हो गया आकाश जिंदल, और जब तक ये सरकार उनकी जेब में पैसा नहीं डालेगी, यानी कि उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बजट है। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं सरकार के सामने, और कैसे पार पाया जाएगा, उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाएगा, क्योंकि 9 स्टेट में चुनाव है और आगे 2024 खड़ा है। बहुत बढ़िया एनालिसिस किया आपने भूपेश। मेरे हिसाब से आज की तारीख में ग्लोबल क्राइसिस जरूर है, बिल्कुल जो आपने राइटली पॉइंट किया उसमें कोई शक नहीं है। कोरोना 2 साल रहा, 11 महीने से रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन है, बट हिंदुस्तान इसमें दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अलग चल रहा है। 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान का होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका जैसी इकोनॉमी लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। 2023 में यूके और जर्मनी, दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दर्शाने की उनसे उम्मीद है, और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि दुनिया की 2% से ऊपर। तो सबसे पहले तो इस करंट गवर्नमेंट को मैं बधाई देता हूं जिस तरीके से चला रहे हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे रेपो रेट मेंटेन कर रहे हैं, तो रेपो रेट का बजट से क्या कनेक्शन है, मेरा अर्थशास्त्र मुझे नहीं समझा पाया आज तक। दूसरी बात यहां तक आ जाती है राजकोषीय संचित घाटा। देखिए, फिस्कल डेफिसिट पहले के मुकाबले कम है। हालांकि मैं ये चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा अभी भी ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के कारण सरकार के पास देने को नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ऊपर है। उसमें सरकार को दोष नहीं देता, ग्लोबल सर्कमस्टांसेस है। इन्फ्लेशन अक्टूबर तक 6.77% रही है। तो कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई देसी भाषा में रखना चाहूंगा, आज ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के कारण फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में ज्यादा लड्डू पेड़े नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल सब वर्गों को खुश रखने का प्रयास किया जाएगा। तो किया क्या जाएगा, शायद एक बड़े लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, सबका मुंह मीठा कराने का प्रयास किया जाएगा। हाई इन्फ्लेशन रही है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रही है ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के कारण। 9 स्टेट्स में इलेक्शन भी है, लोकसभा इलेक्शन भी अगले साल सबका है। मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी निर्मला सीतारमण के पिटारे में। और क्या कुछ होगा, एक्सपर्ट कमेंट के लिए आकाश जिंदल बहुत जल्द एक बार फिर से वापस आऊंगा। राजन गोयल जी, मार्केट एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के सामने क्या चुनौतियां, और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा? होम लोन में रियायत की दरकार होगी, स्लैब सैलरी का जो टैक्स स्लैब है उसमें रियायत मांगेगा मिडिल क्लास, और कहीं सहूलियतें, और कहीं सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी? भूपेश जी, अभी तक जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, उन्होंने पॉलिटिकल बजट्स के बारे में बातचीत की। मेरा ये मानना है कि इंडिया इज अब जो है डबल इंजन ग्रोथ पर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हम उस डबल इंजन ग्रोथ में आ गए हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें, यूरोप का ऑलरेडी सनसेट है, रशिया और यूएस अब कहीं स्टैंड नहीं करता, चाइना की क्रेडिबिलिटी गॉन है, तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि करप्शन, कंप्लाइंसेस और अपना करेक्टर जो बेसिकली कंट्री का है उसे एनहांस करना है और करप्शन को रिड्यूस करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब ऑटोमोबाइल का एक बार पीरियड आया था, तो आज दुनिया के हम सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग नाउ ऑन द डिफेंस। होता क्या था कि यूएस एक जहाज बेचता था और पूरे देश का गेहूं कहीं का भी वो खरीद सकता था। हम डिफेंस के अंदर अगले 3 साल के अंदर उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि दैट वी विल बी द वर्ल्ड लीडर इन द डिफेंस प्रोडक्शन। आपके हिसाब से पिछले 2-3 सालों में जो ट्रैक पकड़ा हुआ है सरकार ने, वो ट्रैक ठीक चल रहा है बाकी दुनिया के और मुल्कों के मुकाबले? बिल्कुल 100%। और मैं एश्योर कर सकता हूं इस वाली बात को अपनी मार्केट रिसर्च से, अपने 38 साल के प्रोफेशनल कैरियर से, कि बजट को आप अब ईयरली मत लीजिए, बजट को इलेक्शन से मत जोड़िए, बजट को देश की इकोनॉमी, देश के, जैसे अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब मैं कहता हूं ईज ऑफ लिविंग का पीरियड आने वाला है, जब हर
छोटे से लेके बड़ा आदमी जो है वो अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में मानेगा। आज बच्चे पहले दिन ही जॉब लेते ही उनको ईएमआई पे घर मिल रहे हैं, उनको गाड़ियां मिल रही हैं। तो वी आर ऑन द डबल इंजन ट्रैक। हैव द फेथ इन द बजट्स, कांग्रेट्स टू आवर क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एंटायर टीम। इट्स नॉट इन ए पॉलिटिकल, इट्स ऑन द पेपर। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, हमने बड़ी बड़ी चुनौतियां जो हैं वो बिना किसी उसके जीती हैं। और जहां तक ये इन्फ्लेशन, डेफिसिट, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हम अगले 2-3 साल के अंदर डेफिनेटली वी विल बी द वर्ल्ड लीडर व्हाट वी प्रोजेक्ट इन द इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। आता हूं राजन साहब आपके पास। आकाश जिंदल के पास एक बार फिर जाऊंगा। बॉर्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवे, हवाई अड्डे, सरकार को पैसा चाहिए। सरकार के पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी भी हो सकती है आने वाले सालों में। जिस तरीके से बाकी मुल्कों में दिक्कतें हो रही हैं, खर्चा ज़्यादा करना है तो आमदनी बढ़ानी होगी। उसके क्या उपाय सुझाते हैं आकाश जिंदल? बहुत सही जा रहे हैं भूपेश। रियलिटी यही है कि डेफिसिट ऑलरेडी जो डेटा आया है वो ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। और मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहराता, दोष इसमें ग्लोबल क्राइसिस का। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है। आज आकाश जिंदल या akashjindal.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज आर सेइंग कि बाय 2027 वी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Further, global agencies are saying by 2035 we will be a $10 trillion economy. But भूपेश आप बिल्कुल सही है, आज के ग्लोबल हालात के देखते हुए सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो उसमें क्या है, मुझे लगता है सरकार को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, इनोवेटिव प्लानिंग करनी होगी। एक आइडिया जो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आ सकते हैं, गुड ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। उसमें क्या होगा, जनता टैक्स कंसेशन के लिए खुद पैसा लगाएगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग होगी और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग जॉब प्रोवाइडर। आज अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे दूं, शायद मेरे कुछ साथियों को डेटा का, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डेटा। 8% इज द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 10%। तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और विपक्ष भी बार बार इस चुनौती को लेके, आप जानते हैं भूपेश, आप बहुत पॉलिटिकल शोज भी करते हैं, आगे आता है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा जो है इश्यू है सरकार के लिए, और सरकार का इसके ऊपर बहुत फोकस रहने की संभावना है। और वो भी उस समय में जब ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के पास सरकार के बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है। तो ऐसे में आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी और निर्मला सीतारमण की एबिलिटी को देखते हुए आई एम श्योर कि वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन को मीट करेंगे। हाई डेफिसिट है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और 9 स्टेट का इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा इलेक्शन है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। मनोज तिवारी, यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार एकदम ठीक ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश की जाएगी, आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और जिनकी तुलना बाकी देशों से भारत की तुलना की जा रही है वो ठीक नहीं है, उनके अपने हालात हैं, लेकिन हम बहुत बेहतर स्थिति में है, इसलिए किसी को घबराने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस चीज में बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोरोना संक्रमण के काल के बाद इसके पूर्वत में भी जो परिस्थितियां रही हैं, देखिए भारत, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक विकासशील देश है और हमारी जो परिस्थितियां इस सरकार में थी कोरोना के पहले, उसमें भी हमारा आयात बढ़ा था, निर्यात घटा था। दूसरी बात, अगर वहां उस वक्त की भी परिस्थितियों का अगर आकलन किया जाए, उसका मूल्यांकन करें, तो उस वक्त भी हमारे पास राजकीय कोष में कमी आई थी। तीसरी बात, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर सिस्टमेटिकली ईयर वाइज ईयर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का इसके पूर्व में, उस वक्त भी हम लोग आम आदमी के हाथ में सीधा पैसा नहीं दे पाए। आज जो परिस्थितियां मेंटेन है, देखिए एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, हकीकत यह है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकारों ने एक मजबूत आधार स्तंभ छोड़ा था। भूपेंद्र जी इत्तेफाक रखते हैं, पुरानी सरकारों ने मजबूत आधार स्तंभ रखा था और उसी आधार पर यह सरकार बहुत कंफर्टेबल जोन में है, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती। देखिए, ये राजनीतिक बयान है, स्थिति क्या थी ये सबको पता है, वैसी स्थिति नहीं थी। देखिए, पिछले 8 वर्ष में जो इस सरकार ने किया है, उस पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी की अब महक यहाँ खुशबू वतन बनी है, हर चाह यहाँ की अब जीवन की राह बनी है। नए रंग हैं, शान अलग, कदमों में नया ठिकाना, हर घर में बिजली है अब, कृषकों का नया जमाना।
देखिए, ये सरकार कृषकों के लिए, ग्रामीणों के लिए, गरीब लोगों के लिए खूब काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह आकाश जिंदल जी भी ने कहा और राजन गोयल जी भी ने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन सरकार के पास चुनौतियाँ हैं। सरकार ने कहा 2022 तक हर भारत के हर परिवार को घर और नल, पानी वाले नल और बिजली के साथ, उसका क्या हुआ? दूसरी बात यह है कि जो यूएस डॉलर के मुकाबले में रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है, मोदी जी कहते थे कि जब रुपया का मान घटता है तो देश का मान घटता है, रुपये का मूल्य घटता है तो देश का सम्मान घटता है। उसका क्या? वो एक चुनौती है। देखिए, भारत में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, माने जो उच्च श्रेणी है, तो इनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अब जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, उनके साथ क्या है, वो डर से अपने विकास का काम नहीं कर पाते। जो आर्थिक वातावरण बना हुआ है उनके लिए वो जो चुनौती है कि हर आदमी को कोरोना से जो क्षति हुई है, लघु उद्योग को और बड़े उद्योगों को भी, उसकी पूर्ति सरकार कैसे करेगी? सिंह साहब, मार्केट एक्सपर्ट्स जितने बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक है। सरकार हर तरफ से मार्केट को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए, कृषकों को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपको बेस अच्छा मिला, इस वजह से आप इतना सरवाइव कर पाए। कितना इत्तेफाक? भूपेश जी, हमारे जो एक्सपर्टों ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर वो विचार करते हैं। तो ये बात भी सही है कि सरकार की, आपने देखा होगा कि मोदी जी जब भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो जहाँ जहाँ हमारी सरकारें प्रांतों में भी हैं और केंद्र में तो हमारी है, तो हम मिलके विकास की बात सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकारों का विजन बहुत अच्छा है, सोच अच्छी है आम जनता के लिए, देश के लिए। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कितने अच्छे चल रहे हैं, कहीं से कहीं हमने कभी नहीं आने दी है। रोडों का आज देश में अगर किसी ने जाल बिछाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। शुरुआत माननीय स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने शुरुआत करी थी। उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा पैसा हम लाएंगे, और उन्होंने योजना बनाई और पैसा तब से लेके आज दिन तक जो है ना, रोडों का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है कि जो सफर हम 8-8 घंटे में करते थे आज हम वो 2 घंटे में कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन। इसी तरह से मैं भूपेश जी आपको एक बहुत अच्छी और बात बताना चाहूंगा कि 70-75 साल गुजरने के बाद भी उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा क्षेत्र ऐसे थे जहां लाइट के खंभे भी नहीं गड़े थे, मगर 8 साल के कार्यकाल में हमने वो करके दिखाया। मनोज जी उपलब्धियां बता रहे हैं पिछली सरकारों की। उत्तर प्रदेश में आज एक गांव, एक घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां बिजली ना हो। और ये पहले नहीं होती। कैप्टन साहब को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनकी मजबूरी है सरकार का नहीं, मजबूरी नहीं है, हम वो कह रहे हैं। यहाँ तक मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कैप्टन साहब मुझे ये बता दीजिए, बात ये है भूपेश जी, 75 हमारी सरकार का विजन आपने किसी नए कारखाने का निर्माण किया, ये बता दीजिए। इनके टाइम आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बता दीजिए। कहां पर कमीशन खा ले, बार-बार आज हम देश में निर्माण कर रहे हैं और प्रवासी आते हैं टैंक बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हम पनडुब्बी बना रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी सेना के इक्विपमेंट है वो हम देश में निर्माण कर रहे हैं। इनके टाइम हो सकते थे नहीं करे, सरकार क्योंकि विजन अच्छा नहीं था, इनकी सोच अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनकी सोच ये थी विदेश से लाएंगे तो कमीशन मिलेगा। मगर हमारी सरकार की सोच ये नहीं है, हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमें देश को अपने को पाया ये सरकार है, देश को आगे ले जाना है। इस वजह से जाऊंगा राजन गोयल जी के पास। सरकार लॉलीपॉप देगी और आने वाले चुनाव के लिए लोगों को जिस तरीके से चलिए वक्त की कमी छोड़ा जाता है वैसे छोड़ेगी। आता हूं मनोज। राजन गोयल जी, एक मार्केट एक्सपर्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इतना अच्छा तजुर्बा रखने के बाद आपके लिए बजट में क्या ऐसा पॉइंट होगा जो आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये वाकई शानदार था? क्योंकि बजट के बाद ये होता है कि पुरानी बोतल नई शराब, नई बोतल पुरानी शराब, कुछ नहीं था, तमाम विपक्ष इस तरीके की बातें बोलेगा। लेकिन एज अ मार्केट एक्सपर्ट क्या ऐसी बात होगी जो आपको क्लिक करेगी? देखिए भूपेश जी, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस गवर्नमेंट के आगे पैसा जनरेट करने के लिए, आज हम मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को ना तो ज़्यादा टैक्स कर सकते और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे सकते, लेकिन हमारे पास एक अपर एंड अबव अपर क्लास, एक ऐसी क्लास है कि जिसमें धीरे धीरे हमें वेल्थ की तरफ जाना पड़ेगा। एक एग्रीकल्चर इनकम का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ
कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जम्प्टेड है. नाउ वी हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बिलियंस एंड द बिलियंस पीपल दे आर सेविंग द टैक्स बाय वे ऑफ एन एग्रीकल्चर इनकम. तो हमें एग्रीकल्चर इनकम को एक किसान की एग्रीकल्चर इनकम और एक इंडस्ट्रीज की एग्रीकल्चर इनकम इन्हें डिफाइन करके उन्हें टैक्स नेट में लाना पड़ेगा. प्लस वेल्थ के अंदर जो एक्युमुलेशन ऑफ द वेल्थ हो रही है, जो डिस्पैरिटीज इन बिटवीन द लोअर एंड द मीडियम क्लास है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड थी. आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ वर्किंग वेरी हार्ड कि हम रुपीज़ को एक तीसरी करेंसी बनाएं जो कि व्यापार में लेन देन में यूज़ आए. और जिस दिन डॉलर यूरो के बाद रुपीज़ अगर लेन देन में आ गया पूरी दुनिया के अंदर, तो ये करेंसी का और ये इन्फ्लेशन का मैटर, वी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी. थर्डली, अगर आप एक इंडस्ट्रीज वाइज भी लें, टॉय इंडस्ट्रीज में 100% वी वर डिपेंडेंट अपॉन द चाइनीज़. पिछले 3 साल के अंदर हमने टोटल टॉय इंडस्ट्री अपने यहाँ डोमेस्टिक डेवलप कर ली एंड वी आर ऑन द जीरो इम्पोर्ट एज फार एज द टॉय इंडस्ट्री इज कंसर्न फ्रॉम चाइना. स्लोली मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता से यही कहूँगा, हैव द फेथ इन द गवर्नमेंट, stand with them, and I can assure you this channel at any stage after 2 years, 3 years, कि we will be the world leader in every area, every aspect. My Sensex, my gold, my things will be right at the top of the world. This is आकाश जिंदल, यही सवाल आपसे. आता हूँ मनोज जी, इसके बाद आपके पास. चैलेंजेस देखिए, रियलिटी है सरकार के सामने है. सरकार को नहीं, बजट में ऐसी कौन सी बात जो आकाश जिंदल को क्लिक करेगी? मेरे को क्लिक करेगी अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट भी कंटेन कर ले, साथ ही साथ इनकम टैक्स में शॉप्स भी दे दे. बिकॉज देश का आम आदमी आज इनकम टैक्स की शॉप्स की तलाश में है. तो सरकार को, और इस सरकार में ये एबिलिटी है दैट दे हैव द एबिलिटी टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन गिविंग इनकम टैक्स एग्जम्पशन and still maintaining fiscal deficit according to global standards. दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे कांग्रेस के मित्र एक बात कह रहे थे, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस, बट ये बाकी इकोनॉमी के साथ हमें विकासशील कह रहे थे. मेरे मित्र को मैं डेटा दे दूं और इनसे मैं जवाब जरूर चाहूंगा. हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ, आकाश इंदल.in 6.5% ग्लोबल एजेंसीज कह रही है. आज यूएस 2 क्वार्टर पिछले साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, यूके और जर्मनी से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है. चाइना 3% की जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी क्लॉक कर चुका है. तो आप मुझे बताएं, हमसे जो 4 बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान, उनके कंपैरिजन में कहां है? तो आप प्लीज ये विकासशील शब्द जो है 10 साल पुराना शब्द था, प्लीज विड्रॉ दैट वर्ड. दैट वर्ड डजंट हैव एनी लॉजिक. वी आर डेवलपिंग, वी आर ग्रोइंग टुगेदर, fastest growing economy. This is data. This is not my in-house data. This is a data which is globally accepted. मनोज, विकास ही नहीं बोलेंगे आप. मैं इस बात का आपको, देखिए एक चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर. आपको याद होगा अभी करंट डाटा आया हुआ है, जापान सबसे ज्यादा कर्जदार देश है, लेकिन जापान और जापान के संदर्भ में और जापान की टेक्नोलॉजी के आगे कई देश जो हैं बहुत पीछे हैं. ये सवाल नहीं है, सवाल ये आप अपने आम जनता को क्या दे रहे हैं. देखिए, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल कमेंट. लिसन प्लीज, आई एम रिप्लाइंग यू, प्लीज लिसन. आप कृपया सुनिए, मैंने कहा आई एम गिविंग यू डेटा माय डियर फ्रेंड. अरे आप देखिए, डाटा के ऊपर आम आदमी को राहत नहीं मिलने वाला. आम आदमी को आप क्या दे रहे हैं? सरकार बुनियादी सुविधाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, और आज इस परिस्थितियों में आप भारत की आम जनता को क्या दे रहे हैं? जनता को इससे मतलब है, जनता सरकार का चुनाव इस वजह से करती है. आपके रेपो रेट और आर्थिक विकास दर के ऊपर जो लोग आज की तारीख में एक्सपर्ट कमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे कमेंट करके मुझे पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों का कृपया डाटा बताइए. हिंदुस्तान के जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा सहयोग है, पर 8 वर्षों में कृषि दर घटते चला जा रहा है. सिंह साहब, एक आरोप आपके ऊपर लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर लगता है, केंद्र सरकार के ऊपर लगता है, रोजगार के अवसर आपने सब कुछ बेच दिया और इस देश में कुछ नहीं बचा. LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सड़कें बेच दी, हाईवेज बेच दिए, सब जगह आपने सब चीजों को बेच दिया है. इस देश में अब कुछ नहीं बचा. सिर्फ 2-3 दोस्त हैं आपकी सरकार के. अडानी अंबानी का नाम लेकर आप पे आरोप लगाया जाता है, आपको घेरने की कोशिश की जाती है. जवाब दीजिए. भूपेश जी, क्या भारतीय रेल को कोई खरीद सकता है?
क्या भारत की कोई रोडों को खरीद सकता है? क्या अन्य जो हमारे संसाधन है सरकार के, क्या इनको कोई खरीद सकता है या सरकार बेच सकती है? हाँ, इनको एक चलाने का तरीका हमने अच्छा निकाला है जो इनके टाइम नहीं होता था। हमने उसमें लोगों की जो है ना भागीदारी जरूर ली है जिससे अच्छा चलाया जाए। कैप्टन साहब, आज एक तरीका सिर्फ जो है अडानी के पास है कि देश में अन्य लोग भी हैं। अडानी आपके टाइम भी थे, लोग भी हैं। अडानी नए नेता नहीं है। अडानी कोई नए नेता नहीं है। अडानी अंबानी आपके टाइम भी थे। वो इंदिरा गांधी जी के साथ बैठ के बिजनेस की चर्चा होती थी। आप क्यों भूल रहे हैं? देश में आप सिर्फ दो देश के पूंजीपति हैं, उनको टारगेट करना सोच लिया है, क्योंकि आज हम विदेशी पूंजीपतियों को उतना मौका नहीं दे रहे हैं। इटली वालों को नहीं बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम इटली वाले आते थे, आज हम उनको नकार चुके हैं। आज हम अपने देश के पूंजीपतियों को मौका दे रहे हैं। वो साथ कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। और उस पोर्ट पर हुआ क्या? उस पोर्ट पर आप बताइए, आपने 60 साल से ज्यादा शासन किया, क्या किया आपने? यही तो संचालन है। 60 साल के बाद अब अच्छी रोडें नहीं दे पाए, अच्छा प्रशासन नहीं दे पाए, और तो सेना को अच्छे हथियार नहीं दे पाए। आप सेना को सशक्त नहीं बना पाए। अधिकारों का क्या किया 7 साल में? हमें तो 8 साल मिले। 8 साल में जो हमने करके दिखाया है, आप 60 साल में नहीं दिखा पाए। वक्त की कमी है, देश वक्त की को कमी है। बेचा नहीं है, मनोज भाई, नहीं बेचा। वक्त की कमी है, चलते चलते एक आखिरी एक्सपर्ट कमेंट राजन गोयल से लेंगे। राजन जी, सरकार चुनावी बजट पेश करती है, ये आरोप लगाया जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, ये कहा जाता है कि बजट आ रहा है, चुनावों जहां जहां चुनाव है उन स्टेट्स का खास ख्याल रखा जाएगा। यहां पर आपको लगता है कि जो इस साल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 तारीख को, उसमें चुनावों जहां जहां चुनाव है उन राज्यों को ध्यान में रखा जाएगा या ओवरऑल? देखिए भूपेश जी, अब ना हम उस राजनीति से ऊपर आ गए हैं कि चुनाव हैं, आम आदमी को ये देना है। अब हम देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की तरफ आ गए हैं। अभी तक आई वाज ऑन द पॉजिटिव मोड ऑफ दिस गवर्नमेंट। मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो 3 एक ऐसे एरियाज हैं। एक तो एनपीएस ऑफ द बैंक्स, अनदर द आईबीसी वाज मेड कि हम इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, लेकिन वो लैंड बैंक जिस तरीके से कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हम आईबीसी में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। तो आईबीसी एंड द एनपी ऑफ द बैंक एंड द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर नीड्स मोर एक्सपर्टाइज, मोर compliances and more vigilant. This is in a my simple as in a word of advice or a word of cautious to the government. We are at the best of the track, but these 2 things, NPA we have to control it. IBC, the land bank. Sir, NPA is increasing day by day. Just Every year NPA has increased. Let me. Government has not reduced that NPA. No. Just a minute. Just a minute. That is the matter. बीजेपी सरकार की देन नहीं है, कांग्रेस की देन है। It's not the government. टाइम लोन चुकाने के लिए लोन दिया जाता था। It's not. आज Sir, जो भी हमारा NPA है वो financial कौन से हैं? जिनको just a minute. आप मेरी बात तो भूपेश सुनिए। जी, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और आगे ये उम्मीद से ज्यादा भारत आगे बढ़ रहा है। चुनौती है चीन की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने की, उसे मात देने की, और उम्मीद से पहले, समय से पहले हम वो कर लेंगे काम। उस रास्ते पे सरकार चल रही, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सरकार काम देश को मजबूत करने की। राजन जी 30 सेकंड में खत्म करिए। सर बस सिंपल सा यही है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। Some cautious is always there. It's not the political, it's the nation as a one nation. And we have to abide what the government is doing. And we wish that in the next 20 years, we will be the best of the economy, not the third, not the second. We may be the number 1 economy of the world. We can rule the entire world because now the globe is in a very small one. And we are the global. चुनौतीपूर्ण बजट जरूर होगा, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की राय यही है कि भारत एक प्रगतिशील देश है और बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था जो है वो रफ्तार पकड़े हुए है। तमाम और मुल्कों से जिनसे मुकाबला किया जा रहा है, बराबरी की जा रही है, उदाहरण दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन चुनौतीपूर्ण बजट जरूर होगा। 9 स्टेट्स में चुनाव भी हैं, उम्मीदों भरा बजट होगा। देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में किसके लिए क्या निकलता। बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट किया आपने। मनोज तिवारी कांग्रेस से, आकाश जिंदल जाने माने इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। राजन गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, मार्केट एक्सपर्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, बहुत शुक्रिया सर। भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।